गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स, है ना, सभी लोग को आने दीजिए, देन वी ओके विल सर। स्टार्ट। ओके। सर एक इशू था सर। हाँ, जस्ट ओके। ये जो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ओके। नेशन में जो हम लोग देखे थे सर, 5 पॉइंट जो था, टेरिटरी पीपुल। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर हाँ, बोलिए बोलिए, बस आवाज़ आ रही है। हेलो। हाँ सर। हाँ, बताइए क्या डाउट है। सर ये, हाँ ये जो नेशन देखे, थर्ड पॉइंट जो था टेरिटरी पीपुल और गवर्नमेंट जो था सर, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में एक्चुअली तुम्हारी आवाज़ ना नहीं पहुंच रही है मेरे तक। मुझे मैसेज कर दोगे क्या यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर जो था सर, हाँ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर ये। हाँ, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ओके। ओके। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग प्रियम्बल की बात करेंगे। तो उसके पहले सब लोग आ जाते हैं धीरे धीरे। और एक जो डाउट आया अभी थोड़ा सा उसको शेयर कर लेते हैं, और सब लोग भी थोड़ा उसको बेनिफिट लेंगे। एंड देखो, लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें करी। तो एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड
हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, सर और लोग को लिंक भेज सकते हैं क्या? भेज सकते हैं बट ठीक है, भेज सकते हैं बट ध्यान रखें कि वो डिसिप्लिन को ध्यान रखेंगे, राइट। भेज सकते हैं, भेज दीजिए। ओके। हाँ, और ये 8 से 10 बजे, 10:15 बजे तक क्लास चलेगी, और ये इंडियन पॉलिटी की क्लास है 14 JPSC का। ठीक है, सर आज 9 बजे मैं थोड़ा लेफ्ट करूंगी, आज और कल, उसके बाद कंटिन्यू एक आज ही मतलब जरूरी है थोड़ा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप कहीं भी रहेंगे तो, हालांकि ये सेशन रिकॉर्डेड है, तो फिर यदि कोई क्लास छूट भी जाएगा तो बाद में भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम बता देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, और हालांकि ये कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स वर्सेस वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। देखो, जब हम लोग स्ट्रक्चर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लेते भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार के, जब हम लोग संरचना की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो हमने क्या बताया था कि इंडिया इट इज ए स्टेट, एक राष्ट्र है, और उसके 5 कंपोनेंट्स मैंने बताया था कि कोई भी स्टेट होने के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स में हमने क्या देखा था कि दैट इज कॉल्ड, एक कंपोनेंट है उसका गवर्नमेंट। ठीक है, जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे वो लोग, एक रिवीजन हो जाएगा, और जो नोट्स है वो भी हम शेयर कर देंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि अभी के मॉडर्न टाइम में जो राष्ट्र बोलते हैं उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं नेशन स्टेट, पूरा वर्ड है। तो ये नेशन स्टेट में जो स्टेट है, कैपिटल एस से जब भी स्टेट लिखा जाएगा वो राष्ट्र होता है, और जब भी स्मॉल एस से लिखेंगे तो वो बेसिकली राज्य होता है ना। ये ध्यान रखेंगे, कोई बुक में स्मॉल एस से लिखा हुआ स्टेट, इसका मतलब राज्य, राज्य माने प्रोविंस, और कैपिटल एस हो तो वो स्टेट माने राष्ट्र होता है। तो स्टेट के डेफिनेशन, कोई भी चीज़ स्टेट है उसको डिफाइन करने के लिए 5 कंपोनेंट चाहिए। पहला कंपोनेंट क्या होता है, उसका टेरिटरी होना चाहिए। सेकंड, उस टेरिटरी में सेकंड कंपोनेंट इज द डिफाइंड क्लास ऑफ पीपल, मतलब जिसको आज सिटीजन बोलते हैं वो डिफाइंड होना चाहिए, लाइक अमेरिकन, इंडियंस। तो उस टेरिटरी में जो पीपल रहते हैं उनको सिटीजन कहा जाएगा। तो सेकंड कंपोनेंट शुड बी अ डिफाइंड क्लास ऑफ पीपल। थर्ड कंपोनेंट क्या होना चाहिए स्टेट का, गवर्नमेंट। और फोर्थ कंपोनेंट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सोवरेन गवर्नमेंट, सोवरेन गवर्नमेंट। एंड फिफ्थ कंपोनेंट को बोलते हैं IR, माने इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट है इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द स्टेट, और ये एक मशीनरी है टू गवर्न इट्स पीपल, लोगों को गवर्न करने के लिए, सर्विस के लिए इट इज़ ए मशीनरी। तो ये मशीनरी काम कैसे करती है, थ्रू हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स। ऐसा इसीलिए है कि कहीं भी एक पोजीशन में पावर कंसंट्रेट ना हो, माने केंद्रीकरण ना हो, तो केंद्रीकरण हो जाएगा तो फिर कैसा हो जाएगा, वो मोनार्की हो जाएगा। इसीलिए सरकार के पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो जो डिवाइड किया गया उसमें एक तरीका है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स। तो हॉरिजॉन्टल, हेलो, क्या कोई दिक्कत है क्या मिक की? सर वो जो 1 नंबर में लिखे है ना, उसका मैं बोल रही थी कि उसका थोड़ा एक बार रिपीट करते, 1 हाँ, नंबर में जो दिए। अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली हम अभी डाउट क्लियर कर रहे हैं। ये हम भी बताएंगे थॉमस हॉब्स की एक थ्योरी, तो इसको फिर से हम विजिट करेंगे, है ना। तो ये खाली हॉरिजॉन्टल डिवीजन को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि 1 नंबर में लिखे हैं टेरिटरी, है ना, TERRITORY, और ये PDF हम शेयर भी कर देंगे लास्ट में क्लास के बाद। 1 नंबर है टेरिटरी, नंबर 2 है पीपल,
नंबर 3 है गवर्नमेंट, नंबर 4 है सोवरेन गवर्नमेंट एंड नंबर 5 है आईआर। आईआर माने होता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, माने अंतर्राष्ट्रीय पहचान होना चाहिए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो अभी के टाइम में कोई भी चीज़ को राष्ट्र होने के लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, नहीं तो वो राष्ट्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे ठीक है, तो ये होगा। तो हम वापस आएंगे कि गवर्नमेंट एक अंग है, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द स्टेट, और उस गवर्नमेंट के पास केंद्रीकरण ना हो, सेंट्रलाइज नहीं हो, डिक्टेटरशिप नहीं हो, उसके लिए पावर को डिवाइड किया जाता है। तब एक तरीका है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन कैसे करेंगे ना, इसके लिए हम लोग के यहाँ चूँकि इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी है, तो इस गवर्नमेंट के बेसिकली 3 ऑर्गन्स होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स टू गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, वी कॉल इट ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये ओके, थोड़ा सा टाइम को ध्यान रखना है, सब लोग समय से जुड़ो, है ना। ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, और ये तीनों ऑर्गन गवर्नमेंट के तीनों अंग कैसे हैं, इक्वल पावर्स के बेस्ड हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं, इक्वल पावर्स। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अपने अपने डोमेन डिफाइंड है, उसी तरह से गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं जिसको बोलेंगे ट्रिनिटी ऑफ गवर्नमेंट। एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी। ठीक है, एक है जुडिशरी। तो इसको क्या बोलेंगे, विधायिका, हिंदी में कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। तो ये तीनों जो हैं कुछ ऐसे समझिए, इसका एक सर्कल है, इसका एक सर्कल है और इसका एक सर्कल है, और तीनों अपने अपने डोमेन पे सुप्रीम है। कि जो लॉ मेकिंग का एरिया है, ये लॉ एग्जीक्यूशन का एरिया है, और ये चेक करने का एरिया है, मतलब जुडिशियल रिव्यू का एरिया है। ठीक है, लॉ को चेक करना कि कौन सही है कि गलत है। इस डोमेन में ये क्या है, सुप्रीम, इस डोमेन में ये है सुप्रीम, और इस डोमेन में ये है सुप्रीम। तीनों का अलग अलग काम है। लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसका मेन फंक्शन क्या है, लॉ मेकिंग, इसका मेन फंक्शन क्या है, लॉ एग्जीक्यूशन, और जुडिशरी का मेन फंक्शन क्या है, जुडिशियल रिव्यू। चेक करने को क्या बोलते हैं अपन लोग, जुडिशियल रिव्यू। तो ये कभी भी कोई एक दूसरे के डोमेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, मतलब दिस इज नॉट अलाउड। ऐसा कंडीशन कि कभी कोई एक दूसरे के डोमेन को क्रॉस करे, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ओवर रीच। जब बाउंड्री को क्रॉस करेगा वी कॉल इट ओवर रीच। ठीक है, तो ओवर रीच कभी नहीं हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि तीनों ऑर्गन के पास जो है पावर वो शेयर होगा। ठीक है, इसलिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। तो डिवीजन बेसिकली ये गलत वर्ड है ना। ये एक्चुअल वर्ड क्या होगा इसका, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। क्योंकि जो पार्टनर टाइप के होते हैं ना इक्वल प्लेटफॉर्म पे, वो डिवीजन नहीं करते, वो क्या करते हैं ना, शेयर करते हैं। तो इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, तो तीनों ऑर्गन्स के बीच में इक्वल पावर्स हैं, अपने अपने डोमेन पे ये सुप्रीम है, इसलिए बोथ एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। और ये जो डिवीजन होने के चलते इंडिया में एक चेक्स बैलेंस का भी एटमॉस्फेयर है कि कभी भी ये अपने आप में टोटलिटारियन नहीं हो सकता है, ये अपने आप में डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता है, ये अपने आप में माने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता है, सब एक दूसरे के बैलेंस में होता है। इसको और एक एग्जांपल से समझाएंगे अभी। तो एक जो डाउट था हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, ये समझ में आया। लेकिन जब हम लोग फिर से फेडरल स्ट्रक्चर की ओर आएंगे, भारत एक फेडरलिज्म भी है, फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई भी पावर 2 एंटिटी के बीच में डिवाइडेड हो, एक को बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट
इसको बोलेंगे, मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो सबको किस लोगों को पता है कि जैसे हम लोग का 7th शेड्यूल है, लास्ट क्लास में बताया था कि भारत का संविधान में कितने टोटल शेड्यूल्स हैं, इसको टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, और उसमें से जो 7th शेड्यूल है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक लिस्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। व्हाट इज दिस लिस्ट सिस्टम, कि मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कौन कौन से सब्जेक्ट एरिया पे लॉ बना सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट। सो लिस्ट सिस्टम इंक्लूड्स यूनियन लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने डोमेन में कौन कौन से एरिया पे लॉ बना सकता है, वी कॉल इट स्टेट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट होता है जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकता है, उन सब्जेक्ट्स को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। और यदि ऐसा सब्जेक्ट जो इस लिस्ट सिस्टम के बाहर हो, कि मतलब न तो वो यूनियन में है, न स्टेट में है, न कंकरेंट लिस्ट में है, उसको हम लोग किस सब्जेक्ट किस एरिया में रखते हैं, रेसिडुअरी पावर्स, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। सो ये जो लिस्ट सिस्टम है कौन सा शेड्यूल प्रोवाइड करता है, द संविधान के 7वें शेड्यूल में ये मेंशन्ड है, दैट इज 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेसिडुअरी सब्जेक्ट याद हो गया कि दैट जो भी सब्जेक्ट ना तो यूनियन में है, ना स्टेट में है, ना कंकरेंट में है, उसको रेसिडुअरी सब्जेक्ट बोलेंगे। और इन सब्जेक्ट में लॉ बनाने का पावर किसका होगा, ना पार्लियामेंट का होता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर माने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस पर लॉ बना नहीं सकता है, तो इसमें सिर्फ पावर किसका होगा, पार्लियामेंट का। तो यहाँ बात कर रहे हैं, तो जैसे कि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नंबर भी है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कुछ नंबर हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं ना कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक फाइनेंस, लाइक डिफेंस, लाइक होम, है ना, लाइक टेलीकम्युनिकेशंस, जैसे एटॉमिक एनर्जी, है ना, ये सारे किसको दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट को। जो स्टेट माने रीजनल नेचर के सब्जेक्ट हैं, जैसे लैंड, है ना, अब एजुकेशन, पहले एजुकेशन इसी में था लेकिन अब इसको कॉन्करेंट में डाल दिया गया, एजुकेशन, है ना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर माने पुलिस, ठीक है, ये लोकल नेचर के हैं, इसीलिए इनको स्टेट गवर्नमेंट के पास दिया गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यूनियन गवर्नमेंट को है, थोड़ा लोकल ही नेचर हो, लेस इम्पॉर्टेंट हो, उसको स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। और अभी हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया में 3rd tier स्ट्रक्चर भी है, पंचायती राज, वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट को दिया गया। तो ये है कैसा ना, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। कि यूनियन गवर्नमेंट है मोर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिर थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट कॉन्करेंट में रखा, फिर उसे लेस इम्पॉर्टेंट स्टेट में रखा, फिर जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहाँ कुछ सब्जेक्ट्स को रखा। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि जो डिवीजन ऑफ पावर है कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, इसलिए इसको बोलेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, सो स्टेट का कंपोजिशन को दोनों तरीके से ऐसे ध्यान रखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसको हम लोग ट्रिनिटी ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। और जब फेडरलिज्म के एंगल से देखेंगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होगा, तो यहाँ पर कैसे देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है मोर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, स्टेट थोड़े उसके रीजनल नेचर बट लेस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, पंचायत में और लोकल नेचर प्लस और उससे थोड़ा छोटे लेवल पे होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, राइट। तो आई होप समझ में आया, और भी बातें करेंगे आने वाले समय में। तो हम लोग फिर प्रीएम्बल की क्लास को शुरू करते हैं, राइट। और समझते हैं कि देखो जेपीएससी के मेंस में फर्स्ट यूनिट है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, फिलॉसफी बिहाइंड इट, दिस इज द टॉपिक, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पूरा प्रस्तावना के बारे में, पूरे प्रीएम्बल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंड क्या क्या बातें करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, एंड फिर कुछ 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस नेचर को आपको तैयारी करनी है। गेटिंग माय पॉइंट। सो द टॉपिक इज
द प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल को क्या बोलेंगे? प्रस्तावना। ओके, सो प्रीएम्बल, इसकी बातें करते हैं ना। प्रीएम्बल ना, प्रीएम्बल दैट इज कॉल्ड प्रस्तावना। लेट मी आस्क ए क्वेश्चन कि प्रस्तावना है क्या? और प्रस्तावना पढ़ने के पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, उसको हम बता देते हैं कि जैसे व्हाट इज स्टेट, है ना, एंड ओरिजिन ऑफ द स्टेट, स्टेट की फिलॉसफी क्या है। जैसे एक दो टर्म हम बार बार यूज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना, थॉमस हॉब्स की थ्योरी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द स्टेट, और ये प्रीएम्बल को हम लोग जैसे बोलते हैं कि द इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब उसके फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगले क्लास तक सब लोग प्रीएम्बल के टेक्स्ट को जरूर याद रख लीजिएगा, है ना। टेक्स्ट को याद रखने के लिए 2-4 बार कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना टेक्स्ट याद रहेगा उतना बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि व्हाट आर द फीचर्स। सो प्रीएम्बल के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, उसके पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि स्टेट का डेफिनेशन अभी देखें ना। इट इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टार्ट्स विथ द प्रीएम्बल। जो सबसे पहली बार याद करेंगे कि व्हाट इज प्रीएम्बल, प्रस्तावना क्या है, कि व्हाट इज प्रीएम्बल ना। अलग अलग कमेंटेटर्स ने अलग अलग व्यू पॉइंट रखा कि व्हाट इज प्रीएम्बल, बट स्टार्टिंग में व्हाट वी कॉल इट कि इट इज द प्रीफेस टू कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द प्रीफेस टू कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का बेसिकली प्रीफेस है। एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए फ्रेमवर्क, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, इट इज ए फ्रेमवर्क to govern, it is a framework to govern what, the Indian state. It is a framework to govern Indian state. ठीक ना। प्रीएम्बल जो है इसी कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है या प्रीफेस है। और कॉन्स्टिट्यूशन दिखता कैसा है, द कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज वन प्रीएम्बल। How many schedules are there? There are total 12 schedules. How many articles are there? There are 465 plus articles. And how many parts are there? So there are 25 parts. तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा दिखता है कि there is one preamble. Schedules माने अनुच्छेद की how many schedules? There are 12 schedules. How many articles? There are 465 plus articles. और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, 25 पार्ट्स में। ठीक, तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है, प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल का एक और नाम क्या है, वी कॉल इट इंट्रोडक्शन। द प्रीएम्बल इज द समरी और जिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके समरी जिस्ट को समझने के लिए और एक पॉइंट और लिखेंगे कि जो प्रस्तावना है, इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है कि प्रीएम्बल जो है बेसिक फिलॉसफी या बेसिक वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है। सो प्रीएम्बल को जानना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि दैट व्हाट इज द टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक तरीका बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है। जब टेक्स्ट को पढ़ो तो कुछ ऐसे भी आप याद रख सकते हो, वी, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, है ना, कौन कौन सा बात करता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारे कीवर्ड्स हैं, मैंने आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कीवर्ड्स के हिसाब से। पहला कीवर्ड क्या है, वी द पीपल, है ना, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and
टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। फिर कौन सा कीवर्ड है? जस्टिस, है ना। फिर कौन सा कीवर्ड है? लिबर्टी। फिर कौन सा कीवर्ड है? डी, इक्वालिटी। फिर नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? फ्रेटर्निटी, माने भाईचारा, ब्रदरहुड। एंड लास्ट का कीवर्ड क्या याद रखेंगे कि दैट, फिर बाद में जितने भी टेक्स्ट दिया हुआ उसको याद रखना है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा टेक्स्ट याद जिसको रहेगा बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं याद रहे तो आप इस 4 भाग में पूरे प्रीएम्बल के टेक्स्ट को मेमोराइज करके रखिए। वी पहला कीवर्ड, सेकेंड सेंटेंस में सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, थर्ड पॉइंट में जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, एंड फोर्थ में 26 नवंबर 1949। ये याद रखिए। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ने में हेल्प करेगा। कि बेसिकली प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, ये प्रीएम्बल में हमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा। तो यही इंग्रेडिएंट्स हैं। हाउ मेनी इंग्रेडिएंट्स? देयर आर 4 इंग्रेडिएंट्स। तो वी द पीपल से जो शुरू करते हैं, हम भारत के लोग, दिस इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला वर्ड क्या बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो ये संविधान है वो अपने पावर को कहाँ से डिराइव करता है। तो ये पहला पॉइंट होगा, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कहाँ से डिराइव करेगा? इट इज द पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द सोर्स? इट इज द पीपल ऑफ इंडिया। एक वर्ड यहाँ पर बताते हैं, एक कंसेप्ट भी है कि उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी। याद रखना है आपसे, पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है, पॉपुलर सोवरेनिटी, दोनों वर्ड बता देते हैं। और एक वर्ड होगा पॉलिटिकल सोवरेनिटी, 2 वर्ड यूज होगा, द पॉलिटिकल सोवरेनिटी। ठीक है, याद भी रखना, एक वर्ड है पॉपुलर सोवरेनिटी, एक वर्ड है पॉलिटिकल सोवरेनिटी। दोनों वर्ड क्या होता है ना। देखो, पॉलिटिकल सोवरेनिटी और पॉपुलर सोवरेनिटी दोनों रिलेटेड वर्ड्स हैं। पहले एक फंडा याद रखो, यदि भारत के सेटअप की बात करें तो इंडिया कैसा है? एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इंडिया कैसा कंट्री है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो उसका पूरा नाम क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये सब बड़े बड़े वर्ड है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दिखता कैसा है, इसी में हम ये पॉपुलर और पॉलिटिकल सोवरेनिटी को बता रहे हैं। इसमें ये दिखता है यस प्लीज, कैन यू रिपीट सर हिंदी सम Okay. वर्ड? हाँ, क्योंकि सर पढ़ा हुआ हिंदी का है तो थोड़ा सा दिक्कत हो। अच्छा ठीक है, नो इशू। पहले थोड़ा देर समझ लो, है ना, उसके बाद हम बता देते हैं सारा चीज़। देखो, बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जैसे डेमोक्रेसी, जैसे हम लोग जिसको बोलते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि मेरे बताने का पर्पस क्या है कि फंडे को थोड़ा सा मैंने प्रोनाउंस अभी कर लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, और जो बता रहे हैं तो उसमें आई होप थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड टाइप का यूज कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को उसी के साथ एक बार फेमिलियर हो चले तो फिर बाद में वो यूज टू हो जाएगा, और बार बार वो रिपीटेटिव यूज होगा, तो फिर बाद में तुमको समझने में भी और यूज करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो अभी कुछ कुछ चीज़ें बस खाली समझते जाइए। यदि कोई डाउट हो किसी कंसेप्ट में तो उसको तुरंत पूछ लेना है, बट आई वुड ट्राई कि एक बार हमको बताने दो पहले, तब उसके बाद फिर हम लोग चीज़ों को एक बार रिविजिट भी करेंगे कि आया कि नहीं समझ में आया, है ना। देखो, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सभी को पता है कि डेमोक्रेसी माने एक गणतांत्रिक कंट्री है। ये पीपल जो हैं यहाँ के जो है
दे आर द सुप्रीम मास्टर। लेकिन ये सारे वर्ड्स सब नहीं पहले सुने होंगे पॉसिबली, तो उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो एक बार समझ लेते हैं, फिर हम उसको टेक्निकलिटी में जाएंगे। देखो, ये भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा, कि जो सबसे बेस पे है ना, बेस पे कौन है, दैट इज इंडियन सिटीजन, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग हैं। थ्रू द इलेक्शंस दे इलेक्ट, और क्या इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे आर एमएलएज, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो एमएलएज और एमपी जो हैं वही आगे चल के मिनिस्टर्स बनते हैं, कुछ लोग मंत्री बनेंगे। और वो मिनिस्टर्स जो है, वो मिनिस्टर्स का मेन काम क्या है, कि दी एमएलए एंड एमपी मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। मिनिस्टर्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव्स। तो ये लॉ बनाएंगे या फिर पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। कानून बनाएगा, लॉ एंड पॉलिसी का मतलब बताया था कि लॉ बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, अभी बस इतना याद रखिए। और ये लॉ और पॉलिसी जो भी बनता है, इन लॉ और पॉलिसीज को फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किसके लिए, फिर पीपल एट लार्ज के लिए, लोगों के बेनिफिट्स के लिए। और कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको फिर इम्प्लीमेंट करेगा ना, ब्यूरोक्रेसी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नौकरशाही। यस सर ये ब्यूरोक्रेसी को सर, हाँ जो ब्यूरोक्रेट्स जो है सर, उसको हाँ हम एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं क्या सर? हाँ, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ना। जी जी, ठीक है जी। हाँ, एग्जीक्यूटिव जो टर्म है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। परमानेंट और एक टेम्पररी। तो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव हो गए आपके मिनिस्टर्स, माने पॉपुलर मिनिस्टर्स, जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गया ब्यूरोक्रेसी। और ये ब्यूरोक्रेसी का जो डेफिनेशन है, आगे मैक्स वेबर एक थिंकर्स थे, वो डिफाइन करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू ए बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल फ्रॉम बॉटम ऑफ हायरार्की टू टॉप ऑफ हायरार्की। ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर में इक्वली एप्लीकेबल है। तो जो भी ऑफिशियल यदि अपॉइंटेड है, कमीशन एग्जाम पास करके आता है, वो ब्यूरोक्रेट कहलाता है। तो नॉट ओनली आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी ही ब्यूरोक्रेट होंगे। यदि आप जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो भी एग्ज़ाम पास करके आएंगे, जेपीएससी एग्ज़ाम, ही इज ऑल्सो ए ब्यूरोक्रेट। इवन ए प्यून जो कि कमीशन एग्ज़ाम पास करके आएंगे, वो भी ब्यूरोक्रेट हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का डेफिनेशन सिर्फ आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्वेंट नहीं होता है ना, याद रखना। तो मैक्स वेबर आप लोग को पढ़ना भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सो ब्यूरोक्रेसी का एक डेफिनेशन सिंपल याद रखिएगा, इट रेफर्स टू ए बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स राइट फ्रॉम बॉटम ऑफ हायरार्की टू टॉप ऑफ हायरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में इक्वली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो फिर वो हम आगे बताएंगे। तो ये परमानेंट होगा, ये होगा। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाह है, ये लोग क्या करेंगे ना, लॉ एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर द पीपल एट लार्ज। तो ये जो देख रहे हो एक सर्कुलर साइकिल बना, यही है इंडिया का फंक्शनल मॉडल, और इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस पूरे स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे, भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है कि पीपल लोग अपने डायरेक्ट जाके पार्लियामेंट में लॉ बना सकते, नहीं। वो क्या करेंगे तो यहाँ पर जो पीपल है सबसे नीचे, यहाँ पर कौन सा टर्म डिफाइंड होगा ना, पॉपुलर सोवरेनिटी। यहाँ पर कौन सा टर्म डिफाइंड होता है, पॉपुलर सोवरेनिटी, कि मतलब
जो भारत के नागरिक हैं वो सुप्रीम मास्टर हैं, है ना। तो इसको हिंदी में क्या, उसको आप बोल सकते हैं और लिटरल वर्ड में कि द सुप्रीम पावर लाई विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो पॉपुलर सोवरेनिटी का ये मतलब होगा। लेकिन ये जो सुप्रीम पावर है कि मतलब सबसे वी द पीपल हैं, ये डायरेक्ट पावर का एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो एक्चुअल फंक्शनिंग में कौन सब पावर एक्सरसाइज कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो लॉ बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो टर्म डिफाइंड होगा वो कौन सा टर्म होगा ना, पॉलिटिकल सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी, ठीक। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो काम कर रहे हैं वो एक तरह से लेजिटिमाइज है कि वो भारत के पीपल के बिहाफ में ही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने ही उनको चुना है। सो पॉलिटिकल सोवरेनिटी माने पॉलिटिकल पावर कौन एक्सरसाइज करता है, मिनिस्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो पॉपुलर सोवरेनिटी है दैट इज एक्सरसाइज बाय पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको आप लोग कभी कभी ध्यान में रखना। तो वापस थोड़ा सा आते हैं कि जो प्रियम्बल के 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें से पहला कंपोनेंट बोलता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान का जो स्रोत क्या है, उसके अथॉरिटी का, पावर का, तो वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया एक्सरसाइज द पॉपुलर सोवरेनिटी, है ना। सबसे सुप्रीम मास्टर कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। ये पहला पॉइंट बताता है प्रियम्बल का। सेकेंड कंपोनेंट क्या बोलता है, ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि जो भारत राष्ट्र है, जो गणतंत्र है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो दूसरा वर्ड क्या बताएगा वो, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो कैसा इसका नेचर है ना। नेचर के लिए कुछ वर्ड्स यूज करता है। कौन कौन सा वर्ड, सोवरेन, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो भारत राष्ट्र है, जो द इंडियन स्टेट है, उसका नेचर क्या है, नव नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। देखो 1947 को आज़ादी मिली, सभी को पता है। और 1947 के पहले हम लोग क्या थे, वी वेर द कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे। 1947 से 26 जनवरी 1950 1950 हम लोग यहाँ पर क्या बने, रिपब्लिक। इसके बाद क्या बन गए, रिपब्लिक। लेकिन जो 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हम लोग क्या थे, वी वेर ए डोमिनियन। हमारा स्टेटस कंप्लीट रिपब्लिक या इंडिपेंडेंट नहीं था, वी आर द डोमिनियन स्टेटस, वी आर डोमिनियन स्टेट्स। और उसके पहले कैसा थे, डिपेंडेंसी थे, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी टू ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, डिपेंडेंसी टू ब्रिटिश एम्पायर। तो बिफोर 1947 व्हाट इज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया, डिपेंडेंसी। 1947 टिल 26 जनवरी 1950 1950 तक हमारा पॉलिटिकल स्टेटस क्या था, एक डोमिनियन स्टेट, जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का एक पार्ट था। और 26 जनवरी 1950 के बाद हम लोग पूर्ण रूप से क्या बने, रिपब्लिक, माने गणतंत्र बन गए, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल स्टेटस कहलाता है कि इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस डिफरेंट पॉइंट ऑफ द टाइम में क्या था, डिपेंडेंसी, डोमिनियन, रिपब्लिक। तो आज जो भारत का स्टेट है, संविधान के अकॉर्डिंग उसका नेचर क्या होगा, एक सोवरेन स्टेट होगा। वो स्टेट का कैरेक्टर कैसा होगा, सोशलिस्ट कैरेक्टर होगा। कैसा नेचर होगा, सेकुलर होगा। कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा। कैसा होगा, एक रिपब्लिक होगा, ठीक। सोवरेन का क्या मतलब होता है
है ना, संप्रभुत्व, वी कॉल इट सोवरेन, ठीक है, सोवरेन माने संप्रभुत्व। तो सोवरेनिटी माने संप्रभुत्व। तो संप्रभुत्व का मतलब होता है कि सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम, सुप्रीम। इसको इंग्लिश में एक और वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हेजेमोनिक, हेजेमोनिक। इसका मतलब है कि दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्री टू डिसाइड डोमेस्टिक पॉलिसीज एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस। एक वर्ड में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्री to decide, free to decide its domestic policy, domestic policies and international relations, and international relations। तो जो भी उसके डोमेस्टिक पॉलिसीज होंगी, मतलब जो उसके आंतरिक नीतियाँ होंगी, और जो भी इंटरनेशनल रिलेशन होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे जो, राइट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो आंतरिक नीतियाँ होंगी, ये सब डिसाइड करने के लिए जो भारत सरकार फ्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फ्री, सोवरेन, सुप्रीम है टू डिसाइड इट डोमेस्टिक पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। साथ ही साथ नो वन कैन डिक्टेट, नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट। क्या मतलब हुआ कि किसी भी तरीके से उसको गाइड नहीं दे सकता है, उसके सोवरेनिटी के ऊपर में क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता है। किस मैटर में? डोमेस्टिक पॉलिसी डिसाइड करने में, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह का होगा उसके डिसीजन में नो कंट्री कैन डोमिनेट ओवर इंडिया। इसका मतलब हुआ सोवरेनिटी, संप्रभुत्व का ये मतलब होता है, ठीक। दूसरा टर्म है सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझो। देखो, दुनिया में जब हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब दुनिया में दो ही इकोनॉमिक सिस्टम सबसे पहले आया। एक है कैपिटलिज्म माने पूंजीवाद, और दूसरा आया सोशलिज्म, ठीक। वन इज कॉल्ड कैपिटलिज्म एंड अनदर इज कॉल्ड सोशलिज्म। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कैपिटलिज्म क्या है, इसके लिए एक एक वर्ड में ही मैं बता दूं कि दोनों में डिफरेंस, कि दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, याद रखना इसी वर्ड तरह से। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माने टेक्निकल भाषा में बोले तो लेबर, जो परिश्रम है, उसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है कैपिटलिज्म में, इट इज ऑन्ड बाय बुर्जुआ। बुर्जुआ, बुर्जुआ माने होता है इंडस्ट्रियल क्लास, कैपिटलिस्ट, है ना, प्राइवेट सेक्टर। बुर्जुआ का मतलब होता है इंडस्ट्रियल क्लास, माने प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस क्लास, उसको बुर्जुआ बोलते हैं। तो कैपिटलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन रखता है कि लेबर माने प्रॉफिट के ऊपर किसका अधिकार होता है? इंडस्ट्रियल क्लास का, प्रॉफिट क्लास का। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्रायंगल शेप में दिखाते हैं, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ध्यान से समझो तो उसमें क्या होता है, एक क्लास जिसको बोलते हैं मैनेजर एंड अनदर क्लास इज कॉल्ड वर्कर। कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, कोल इंडिया लिमिटेड, बीसीसीएल, एनटीपीसी, झारखंड सरकार, केंद्र सरकार, दो तरह की ही एंटिटी होती है मोस्टली। वन इज कॉल्ड मैनेजर्स एंड अनदर इज कॉल्ड वर्कर्स। तो वर्कर्स क्या होते हैं? जो एक्चुअल वर्क करते हैं, और मैनेजर जो डिसीजंस लेते हैं। तो यह जो प्रॉफिट है ना, वी कॉल इट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के ऊपर में ज़्यादा शेयर किसका होता है कैपिटलिज्म में?
इंडस्ट्रियल क्लास का, बुर्जुआ का, उसको क्या बोलते हैं बोलो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस पे ऑनरशिप किसका होगा, कैपिटलिस्ट क्लास का। इसी को कैपिटलिज्म बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं इसको, वी कॉल इट मार्केट इकोनॉमी। तो दुनिया में एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते हैं पूंजीवाद या फिर कैपिटलिज्म, ठीक। लेकिन सोशलिज्म जो आया, समाजवाद, कि रशियन रिवॉल्यूशंस के बाद, किसी को पता है कि रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ? रशियन रिवॉल्यूशन 1907 क्या 1917 सॉरी सर 1917। Okay, sorry. So it is Russian Revolution. So Russian Revolution is also called October Revolution, right? October Revolution कब हुआ? ये 1917 में, 1917। एंड रशियन रिवॉल्यूशन का क्या नारा था, कोई बता सकता है? व्हाट इज द स्लोगन ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन? एंड कौन इसका जनक था या फिर हु वाज द लीडर? किसी को नहीं पता रशियन रिवॉल्यूशन का? इट इज लेनिन, है ना। और रशिया में जो इकोनॉमी को स्ट्रेटेजाइज किया गया, उसका कौन माने मेन आर्किटेक्ट था? स्टालिन, ठीक है। सो रशियन रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, अभी उतना नहीं जाएंगे। तो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया को एक नया सिस्टम मिला, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म। तो ये सोशलिज्म बोलता है कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, दैट वुड बी ओन्ड बाय द स्टेट। इस पे ऑनरशिप किसका होगा? स्टेट। तो यहाँ पर बोलता है कि सब कुछ स्टेट के ऑनरशिप होगा। इसका मतलब कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, हर सब कुछ क्या होगा? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा। हर चीज़ पर अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। पेन, पेंसिल, बॉडी, लैंड, सब कुछ किसका है? स्टेट ऑनरशिप। इसी को स्टेट सोशलिज्म बोलते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। सब कुछ क्या होगा? इट इज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ऑल थिंग्स वुड बी गवर्नमेंट। लेकिन कैपिटलिज्म में हर चीज़ क्या होगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी, नथिंग इज गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज प्राइवेट, एवरीथिंग इज प्राइवेट। तो हमारे पास दुनिया में दो सिस्टम था। एक है जब सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे अधिकार है इंडस्ट्रियल क्लास का, मार्केट इकोनॉमी है, प्राइवेट है, ये एक सिस्टम है जो वेस्टर्न कंट्री, यूरोप है, जितने भी अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्रीज के पास कैपिटलिज्म है। सोशलिज्म आया रशिया के पास, इसमें है कि सब कुछ स्टेट का है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जब इंडिया का केस आया तब इंडिया के पास ऑप्शन था कि अब हम किसको फॉलो करें, है ना। नाउ कम टू द इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट में क्या है कि जब हम लोग को आज़ादी मिली 1947 में, तो 1947 में हमारे पास बहुत कैपिटल भी नहीं था, कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर बहुत वाइब्रेंट नहीं था कि अकेले ही सब कुछ काम कर ले, प्लस प्राइवेट सेक्टर भी बहुत वाइब्रेंट नहीं था, है ना। आज के जैसे कैपिटलिस्ट क्लास जो इंडियन है, जैसे रिलायंस है, अंबानीज हैं एंड अदर द कैपिटलिस्ट क्लास, उसको बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स, है ना। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजीज, ये भी उतना वाइब्रेंट नहीं था। सो कोई भी ऐसा नहीं था कि अकेले दम पे इंडियन इकोनॉमी को चला सके। एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू, है ना, नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस हैं, और उस समय के जो 1930 ऑनवर्ड, सभी को पता है कि लाहौर सेशन कब हुआ था। लाहौर सेशन मॉडर्न इंडिया में पढ़े होंगे। लाहौर 1929। हाँ 1929। और उसके बाद क्या नारा दिया गया? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, है ना। ओके, सो पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया कब? लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929। और उसी समय एक और चीज़ बोला गया कि धीरे धीरे भारत में एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनेगा।
सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि नेहरू, सुभाष बोस, ये लोग सोशलिज्म की पढ़ाई करते थे, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशलिज्म। तो आगे चल के इनका ये था कि जब ये माने जूनियर नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जूनियर थे, क्योंकि सीनियर कौन थे उस समय, दैट मोतीलाल नेहरू। तो जूनियर नेहरू अचानक से प्रेसिडेंट बने है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। धीरे धीरे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना, ये सब चीज़ों पे फोकस आने लगा इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो नेहरू जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने तो देखा कि सिर्फ अकेले दम पे नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट सेक्टर सब कुछ कर ले, प्राइवेट कर ले। तो हमने एक मॉडल डिफाइन किया कि हमने बोला मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये कैसा मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, ये नेहरूवियन सोशलिज्म पे चलेगा, नेहरूवियन सोशलिज्म। तो ये नेहरूवियन सोशलिज्म क्या है ना, वो रशियन मॉडल से डिफरेंट है। ये ऐसा है कि दैट सब कुछ के कोर पे क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, कैपेबल बनाएंगे। सो द गवर्नमेंट सेक्टर विल टेक द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द प्राइवेट सेक्टर टू कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आगे चल के दोनों लोग मिलके काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड नेहरूवियन सोशलिज्म एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड फेबियन सोशलिज्म। याद रखना, वी कॉल इट फेबियन सोशलिज्म। तो नेहरूवियन सोशलिज्म का क्या क्या नाम होगा, एक तो नेहरूवियन सोशलिज्म जो किस पे बात करेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी पे। इसको फेबियन सोशलिज्म भी बोलते हैं। क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, कि गवर्नमेंट सेक्टर विल प्ले द मेजर रोल, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट डेवलपिंग द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब है ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हो सकता है। तो आज हम लोग बोलते हैं ना ट्रिपल पी मॉडल, है ना। क्या ये रसिया होता तो ट्रिपल पी मॉडल संभव था? नहीं। क्या ये अमेरिका होता तो ट्रिपल पी मॉडल संभव था? नहीं। तो इंडियन मॉडल का यूनिकनेस क्या है कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया। एंड व्हाट इज दैट, नेहरूवियन सोशलिज्म। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, फैब सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म, FABIAN, फेबियन सोशलिज्म। इसका क्या एक लाइन में बोलेंगे, इट प्रमोट्स बोथ द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। बट व्हाट इज द की रोल, की रोल विल कम फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर एंड फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट सेक्टर विल फैसिलिटेट फॉर व्हाट ना, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। ओके, सो द इंडियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म इज व्हाट, नेहरूवियन सोशलिज्म। एक और वर्ड इसी में हम बता दें, ये जो सोशलिज्म अभी टर्म उठा तो हमने क्या देखा, कैपिटलिज्म का मतलब ओनली मार्केट, कैपिटलिज्म का मतलब ओनली द प्राइवेट सेक्टर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो लेबर पे ऑनरशिप किसका होगा, बुर्जुआ क्लास, दैट इज इंडस्ट्रियल क्लास, वेस्टर्न इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। सोशलिज्म जो है रशियन मॉडल से शुरुआत होगी, स्टेट ऑनरशिप होगा, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। नाउ इंडियन मॉडल क्या हुआ, आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड नेहरूवियन सोशलिज्म, also called Fabian socialism. What is the core? Government sector will play the core things, but it will also facilitate, promote करेगा किसको, प्राइवेट सेक्टर को। और आज हम लोग क्या बात करते हैं, ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, है ना। एक और चीज़ यहाँ बता दें कि जब हम लोग सोशलिज्म बार बार बात करेंगे तो दो मॉडल कि हम लोग, एक हैंड में नेहरूवियन सोशलिज्म है, नेहरूवियन सोशलिज्म है ना। हु इज आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, किसी को पता है, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, नहीं पता? अरे मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है, इट इज द पंडित नेहरू, राइट, पंडित नेहरू। जैसे आर्किटेक्ट ऑफ, जैसे जितने भी PSUs का फाउंडेशंस हैं, है ना, स्टार्टिंग के फेज में रखा गया है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, है ना। सभी को पता है ना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये प्लानिंग का कंसेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया, रशिया से, है ना। क्योंकि रशियन इकोनॉमी इज फॉलोइंग दिस इज प्लानिंग प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पर स्टेट ऑनरशिप के थ्रू काम होता था। लेकिन इंडिया के केस में एक नेहरूवियन सोशलिज्म हमने देखा और एक गांधीयन सोशलिज्म भी होगा।
गांधीयन सोशलिज्म, गांधीवाद। सो गांधी के अकॉर्डिंग ये जो समाजवाद का जो धारणा है, नेहरूवियन के अकॉर्डिंग, जो नेहरू के अकॉर्डिंग जो है, दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस है। ऐसे सिंपल भाषा में एक लाइन में समझा दें, फिर वापस आएंगे प्रीएम्बल पे, कि जैसे मान लेते हैं दिस इज आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी में 3 लैडर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लेट्स से लोअर क्लास। मुझे बताओ कि यदि पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर होगा? मिडिल क्लास। मतलब जैसे कि मतलब जो लोअर क्लास है ना, हाई क्लास है, यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, यदि पूरे इंडिया के डेवलपमेंट की बात करें तो किस क्लास पे फोकस होना चाहिए? देखो, नेहरूवियन सोशलिज्म के अकॉर्डिंग उसका फोकस कहाँ था? मिडिल क्लास। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन, मिडिल क्लास पे करो, क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पर है? लोगों का चीज़ है यहाँ पर। गांधी का सोशलिस्ट मॉडल क्या बोलता है कि बॉटम पे जाके फोकस करो, इसलिए गांधी क्या बोलते थे? दैट इज कॉल्ड ग्राम उदय से भारत उदय। ग्राम उदय से भारत उदय, ऐसी बातें करते थे। गांधी क्या बिलीव करते थे? विलेज शुड बी ए रिपब्लिक। विलेज कैसा होना चाहिए? रिपब्लिक। तो गांधी का सोशलिस्ट जो सोशलिज्म है वो बॉटम ऑफ अप्रोच पे बेस्ड है ना, वी कॉल इट बॉटम ऑफ अप्रोच। बॉटम ऑफ अप्रोच। नेहरू का जो फिलॉसफी है कहाँ से फोकस करेगा? मिडिल क्लास से। सो दैट्स वाई ये दोनों में डिफरेंस रखिएगा कि इंडियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म की बात करेंगे तो जो पैटर्न प्लानिंग वगैरह किसके अकॉर्डिंग चलता है? नेहरूवियन सोशलिज्म की बात। लेकिन जब डीपीएसपी की बात करेंगे, डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहाँ पर एक कंपोनेंट गांधीयन सोशलिज्म से भी आएगा। ठीक है, तो काफ़ी दूर तक बता दिया हम लोग सोशलिज्म में, फिर और बातें करेंगे, वापस आएंगे फिर। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में एक सोवरेंट समझा दिए, सोशलिस्ट समझा दिए कि यहाँ पर कैसा होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगा, और ये स्टेट सोशलिज्म माने रशियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म को क्या बोलते हैं? स्टेट सोशलिज्म, उससे डिफरेंट होगा कि यहाँ पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी होगा। ठीक। सेकुलर स्टेट का क्या मतलब होता है? सेकुलर स्टेट, ये देखो, सेकुलर स्टेट में भी ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से थोड़ा डिफरेंट है। सेकुलर स्टेट, राइट, अंडरस्टैंड इट। सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट, इसको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से समझिए। व्हाट इज सेकुलरिज्म? हमेशा किसी भी वर्ड के लास्ट में इज्म लिखा हुआ रहे, इसका मतलब होता है कि आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जैसे बोलते हैं कैपिटलिज्म, है ना, आइडियोलॉजी, पूंजीवाद, है ना, इट इज अ फिलॉसफी, सो इसको इज्म बोलते हैं। तो जैसे बोलेंगे सेकुलरिज्म, तो ये एक आइडिया होगा, आइडियोलॉजी होगा जो कुछ बातें करेगा। सो ये क्या बातें करेगा? तो इसको हम लोग ऐसे समझें कि सेकुलरिज्म को समझना है तो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड व्हाट? गॉड, इसके बीच में किस तरह का रिलेशन है, उसके बेसिस पे सेकुलर टर्म को डिफाइन करेंगे। इंडिविजुअल बोले या फिर स्टेट, ठीक, और यहां पर गॉड बोले या फिर रिलीजन। तो इसके अकॉर्डिंग दो मॉडल निकलेगा, एक है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और एक है इंडियन कॉन्सेप्ट। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। सो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, वेस्टर्न मॉडल क्या बोलता है कि जो इंडिविजुअल है और गॉड है, स्टेट है और रिलीजन है, इसके बीच में एक कैसा वॉल है? दैट इज कॉल्ड ए आयरन वॉल। किस तरह का वॉल है? आयरन वॉल। कि मतलब दोनों के बीच में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जैसे चर्च को क्या बोलते हैं अपन? देयर इज समथिंग कॉल्ड चर्च और देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेट। तो चर्च अपने एरिया में जो करेगा सो ठीक है, स्टेट में कोई लेना देना नहीं है, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज। इसका मतलब स्टेट और रिलीजन में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है,
लेकिन इंडियन मॉडल को बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। सेकुलरिज्म का नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में कैसा सेपरेशन है, आयरन वॉल है। कोई भी चीज़ माने इसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट बोलते हैं, कोई भी चीज़ एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, नो एक्सचेंज इज पॉसिबल, नो एक्सचेंज इज पॉसिबल। ठीक है, इंडियन मॉडल जो है थोड़ा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट कि यहाँ पर मान लेते हैं स्टेट और यहाँ मान लेते हैं रिलीजन। तो स्टेट और रिलीजन के बीच में यहाँ पर कैसा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो वी कॉल इट सेमी परमेबल। सेमी परमेबल समझते हो, थोड़ा बहुत जिससे पास आर पार देखा जा सकता है, एक्सचेंज पॉसिबल है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कि यदि कोई रिलीजन में अच्छी बातें हैं तो स्टेट उसको बोरो करेगा या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। तो एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे हम लोग का जो नेशनल एम्ब्लेम में क्या लिखा हुआ रहता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है, किसी भी कॉइन में देखोगे। तो ये सत्यमेव जयते जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया, किसी को पता है? मांडुक्य उपनिषद। हाँ, तो ये उपनिषद से लिया गया है ना। तो उपनिषद क्या है, एक रिलीजियस टेक्स्ट है। तो स्टेट एम्ब्लेम है, ठीक है, स्टेट का चीज़ है, लेकिन वो उसने कहाँ से बोरो किया, आपने किसी रिलीजियस टेक्स्ट से। इसलिए ये कैसे पॉसिबल है, जब स्टेट और एक रिलीजन के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज पॉसिबल है। तो इंडियन मॉडल है। दूसरा ये समझिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हज पिलग्रिमेज, हज पिलग्रिमेज, तो यहाँ पर स्टेट इसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, वो अलग बातें हैं, टैक्स सोर्सेस और नॉन टैक्स सोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पर भी है। जैसे बहुत सारे क्या होते हैं ना, लंगर जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो ओकेजन्स होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। सम नॉन टैक्स मनी इज यूज्ड, तो देयर बाय समथिंग विच इज पॉजिटिव इन दी रिलीजन एंड स्टेट, वहाँ पर एक्सचेंज पॉसिबल है। इस इज इंडियन मॉडल, और इसी को हम लोग इंडियन सेंस में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म बोलते हैं। ठीक, एक और नई बातें सीखो। तो सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग वेस्टर्न मॉडल और इंडियन मॉडल में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? वेस्टर्न मॉडल क्या है, एक आयरन वॉल, नो एकदम कंप्लीट सेपरेशन, नो एक्सचेंज इज पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इंडियन मॉडल इज सेमी परमेबल, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज इज पॉसिबल, विच इज ओके। अब यहाँ पर दूसरा एक मीनिंग होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का, कि अनदर मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, what is that another meaning, कि that is called state और religion है, state और religion। तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि स्टेट विल गिव प्रोटेक्शन टू ऑल द रिलीजन, गिव प्रोटेक्शन टू ऑल द रिलीजन विदाउट इट स्ट्रेंथ, और स्टेट विल मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन। दोनों एक ही बात है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन। तो ये इंडियन मॉडल है कि सारे धर्मों को भी वो इक्वल प्रोटेक्शन देता है। इसलिए इंडियन स्टेट का कोई अपना कोई दैट इज कॉल्ड स्टेट लैंग्वेज है ना, राष्ट्र का नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शंस, कितना भी साइज हो, छोटा बड़ा जो भी हो, इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्लस इक्वल डिस्टेंस। यदि नहीं किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो सबके साथ इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखेगा। तो ये इसका पॉजिटिव मीनिंग होता है। ठीक, तो ये जो थर्ड कैरेक्टर हमने देखा कि ये जो सेकुलर कैरेक्टर है, जो प्रीएम्बल प्रस्तावना इंडियन स्टेट के बारे में बोलता है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेकुलर कैरेक्टर। सेकुलर कैरेक्टर में इतनी बातें याद रखेंगे कि दैट इज वेस्टर्न मॉडल एंड इंडियन मॉडल में क्या डिफरेंसेस है। और इंडियन मॉडल में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का एक मीनिंग तो ये हो गया कि इफ़ एनीथिंग इज गुड इन द रिलीजन दैट वुड पॉसिबल टू एक्सचेंज विद द स्टेट। एग्जाम्पल सत्यमेव जयते याद रखना, ये 2-3 एग्जाम्पल। और दूसरा मतलब होता है कि स्टेट विल गिव इक्वल प्रोटेक्शंस to all the religion irrespective of its size. Second, state will maintain equal distance from all the religion. ये दोनों ही एस्पेक्ट होता है। ठीक
ठीक है, तो हमने ये कंसेप्ट भी देखा सेकुलरिज्म का, सेकुलर का क्या मतलब होगा। तीसरा और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक को समझो। जैसे मैं फिर एक क्वेश्चन पूछूं कि सभी लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बचपन से पढ़ते आए हो, है ना, ये डेमोक्रेसी को डिफाइन कोई कर सकता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, तब हम लोग डेमोक्रेटिक टर्म को बताते हैं ना, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी। देखो, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी का क्या मतलब होगा ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटी का ये एक मतलब होगा कि जो पीपल हैं, पीपल आर द सुप्रीम मास्टर, अभी हमने बताया था पीपल आर द सुप्रीम मास्टर, सो द पीपल आर द सुप्रीम मास्टर, द पीपल विल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका ये मतलब होगा द पीपल विल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करेंगे ना, हाउ यू विल डिफाइन द डेमोक्रेसी, the people are participant in the decision making process, in the decision making process, ठीक है, दिस इज वन डेफिनेशन कि डिसीजन मेकिंग में पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो, उसी कंडीशन को बोलते हैं डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी, इट इज ए कंडीशन इन विच पीपल आर पार्टिसिपेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दूसरा, डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। व्हाट इज दिस, डेमोक्रेसी इज ए कंडीशन, इट इज ए कंडीशन, it is a condition in which, या फिर ऐसे लिखे, it is a condition which is based on the principle of the popular sovereignty, principle of popular sovereignty, ठीक है। अभी हम थोड़ा देर पहले पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब बता चुके थे। ये पॉपुलर सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है ना, पीपल आर द सुप्रीम मास्टर, तो पीपल आर पार्टिसिपेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इस कंडीशन को डेमोक्रेसी बोलते हैं, है ना। ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो सब चीज़ें ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रॉडेन करना आइडिया को। सो इट इज़ ए कंडीशन विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, और पॉपुलर सोवरेनिटी और ये बता चुके हैं। तो दुनिया में ये जो पॉलिटिकल कंडीशन बनेगा, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी का क्या मतलब होगा, तो एक तो पॉपुलर सोवरेनिटी समझ में आया। दूसरा, ये ध्यान रखिए कि ये जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस या डेमोक्रेसी अब दो तरह से हो सकता है, कि या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, ठीक। तो पार्टिसिपेंट है कौन ना, पीपल, तो पीपल डायरेक्ट यदि पार्टिसिपेट करे तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और यदि पीपल इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करे तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक। तो जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर पॉसिबल है, वेयर इट वुड बी द फिजिबल मॉडल, जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो वहीं पर भाग ले सकता है। क्या इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो फिजिबल मॉडल होगा क्या, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, हाँ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। सो ऑब्वियसली बात है कि हर लोग यदि चाहे कि हम पार्लियामेंट में जाके पार्टिसिपेट करें डायरेक्टली, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, इट विल क्रिएट एनार्की, है ना। सो दैट्स वाई इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक स्विट्जरलैंड, छोटे छोटे कंट्रीज होंगे जहाँ पर पॉसिबल है ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पॉसिबल का, वेयर द पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल, पॉपुलेशन साइजेस स्मॉल। तो इस तरह के कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिजिबल मॉडल है, इफेक्टिव मॉडल है। तो कौन कौन से तरीके होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, व्हाट इज दैट, RIP, रिकॉल।
RIP रिकॉल। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कितने फिर सब टाइप्स बोल सकते हैं या फिर वेराइटीज हो सकते हैं। RIP रिकॉल ट्रिक इज, सो R माने रेफरेंडम, I से इनिशिएटिव, रेफरेंडम इनिशिएटिव, P से प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट, और रिकॉल से रिकॉल ही होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पर पॉपुलेशन साइज स्मॉल हो, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। और इसके सब टाइप बोल सकते हैं कि दैट इज RIP रिकॉल, दैट इज रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट एंड रिकॉल। लेकिन इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है यहाँ पर पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो क्या होगा ना, पीपल विल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली, पीपल विल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली दिखता कैसा है ना, अभी हम लोग कुछ देर पहले ये मॉडल बताए थे, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, दीदी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दिस वन। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये तो यही तो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऐसा ही दिखता है। पीपल आर सुप्रीम मास्टर, लेकिन डायरेक्टली पीपल जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें भाग नहीं ले रहा है, तो क्या करेगा, दे विल इलेक्ट, और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये पॉलिटिकल सोवरेनिटी एक्सरसाइज कर रहा है लॉ मेकिंग में, प्रोसेसिंग में, है ना। तो ये है आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी यस, एक्सप्लेन रेफरेंडम एंड द प्लेबिसाइट, ओके ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम लोग प्रीएम्बल को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सैलेंट फीचर्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेक्स्ट क्लास का टारगेट, उसमें और डिस्कस करेंगे। आज बस खाली इतना याद रख लेना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टाइप्स कौन कौन से होंगे, दैट इज कॉल्ड रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट एंड रिकॉल, है ना। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे अभी आएंगे, ओके नेक्स्ट क्लास में मैं उसको बताऊंगा, ओके। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ओके। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसा दिखता है वो हमने बताया। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल विल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली, और इसके दो टाइप्स होंगे, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स तो हम लोग ये पढ़ेंगे, एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो टर्म है गवर्नमेंट ये बार बार यूज होगा। सो स्टेट हमने बता दिया, गवर्नमेंट बता दिया, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग बताया, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पूरे दुनिया में जितने भी टाइप के गवर्नमेंट होते हैं उसको चार ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग स्टडी करेंगे। एक होगा फेडरल वर्सेस यूनिटरी, एक टाइप होगा फेडरल वर्सेस यूनिटरी सिस्टम, दूसरा होता है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में वी हैव द 4 टाइप ऑफ सिस्टम, एक बंच में, एक ग्रुप में आपको पढ़ना है फेडरल वर्सेस यूनिटरी, अनदर ग्रुप में पढ़ेंगे हम लोग प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री। तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पर मिला कि इनडायरेक्ट फॉर्म में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक। तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ तक सीखे डेमोक्रेटिक पॉलिटी में। तो भारत का प्रीएम्बल ये बताता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो एस्टैब्लिशेस ए विच टाइप ऑफ पॉलिटी, डेमोक्रेटिक पॉलिटी, कि मतलब पीपल्स हैं जो पार्टिसिपेंट है, पीपल्स पॉपुलर सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करेगा। लेकिन भारत में कौन सा फॉर्मेट है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी कौन सा, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। बाकी इन जनरल पूरे टॉपिक को ये डिस्कस करता है। लास्ट जो नेचर में हमने
टर्म लिखा था, कौन सा टर्म है? रिपब्लिक। रिपब्लिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है बच्चे कि जैसे मान लीजिए दिस इज योर स्टेट, है ना, भारत एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है। इसी तरह से कोई भी मॉडर्न कंसेप्ट में स्टेट किसको बोलेंगे ये तो सभी को पता चल ही गया होगा। सो देयर वुड बी हेड ऑफ द स्टेट, देयर वुड बी हेड ऑफ द स्टेट। जैसे आज से पहले जब जाएंगे तो जब राजे महाराजे का समय होता था, बाइजेंटाइन किंग्स का टाइम, मेडिएवल हिस्ट्री की बात करें और मौर्यन हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था? वी कॉल इट मोनार्की, है ना, मोनार्की। तो मोनार्की में क्या होता था? मोनार्क, मोनार्क माने किंग, जो सुप्रीम हेड होता था। तो वो हेड ऑफ द स्टेट भी बोले तो मोनार्की होता था, जिसको किंग बोलते हैं, राजा। और उस समय गवर्नमेंट भी राजा ही होता था, तो हेड ऑफ द स्टेट भी राजा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी राजा। लेकिन जब आज के टाइम में मोनार्की है नहीं, कहीं पर भी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कैसा, या तो डेमोक्रेटिक है या फिर कोई अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आज हमारे पास उस तरह के हेरिडिटरी हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते हैं, मोस्टली इलेक्टेड होते हैं। किसी किसी कंट्री में अभी भी हेरिडिटरी चलता है, राइट, लाइक ब्रिटेन, है ना, जैसे बताया था लास्ट क्लास में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो वहाँ पर आज भी हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो कैसा, हेरिडिटरी नेचर का है। लेकिन अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? वहाँ का प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट चुनाता है, ही इज़ एन इलेक्टेड, और एक फिक्स्ड टाइम के लिए चुनाया जाएगा। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए चुना जा सकता है? 4 साल। और कितना बार वो प्रेसिडेंट बन सकता है? 2 ही बार, मतलब मैक्सिमम 8 ईयर्स तक इंडियन प्रेसिडेंट हो सकता है, मैंने हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन जब भारत का केस आया तो भारत में हेड ऑफ द स्टेट क्या कहलाएगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और वो प्रेसिडेंट एक फिक्स टाइम के लिए चुने जाएंगे, कितना समय के लिए? 5 साल के लिए। और यदि पूछा जाए कितने बार चुने जाएंगे तो उसका तरीका कितना है? n नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। जब तक सामर्थ्य है, भुजाओं में बल है, तब तक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। और इन जनरल इंडिया में एक टिप्स याद रखना, कोई भी पोजीशन है वो कितने बार बन सकता है ना, n नंबर ऑफ टाइम्स, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब लेकिन एक जगह इंडिया का जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का प्रेसिडेंट से डिफरेंट होगा। किस पॉइंट पे? जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को अमेरिकन सिटीजनशिप बाय बर्थ ही होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में सिटीजनशिप एक्वायर करने के कुछ तरीके होते हैं, 5 तरीके होते हैं, आगे बताएंगे। तो यहाँ याद रखना है कि इंडियन प्रेसिडेंट बनने के लिए उसको भारत का सिटीजन होना पड़ेगा, और वो सिटीजनशिप बाय बर्थ या नेचुरलाइजेशन से एक्वायर किया है तो भी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ये फैक्ट याद रखना। अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ओनली बाय बर्थ, इंडियन प्रेसिडेंट के लिए बर्थ प्लस नेचुरलाइजेशन, दोनों ही तरीके से यदि वो सिटीजनशिप बना है तो वो भारत का प्रेसिडेंट एक दिन बन सकता है। ये नेचुरलाइजेशन क्या होता है वो सिटीजनशिप के क्लास में हम बताएंगे कि 5 तरीके होते हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के इंडिया में, है ना। बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये 5 तरीका होता है, ठीक। तो सिंपल हम लोग अभी यहाँ पर एक देख रहे हैं पॉइंट को कि रिपब्लिक होने के लिए एक टर्म याद रखेंगे कि हेड ऑफ द स्टेट। रिपब्लिक होने के लिए क्या याद रखना है? हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा ना, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, पहला पॉइंट क्या करेंगे ना, इलेक्टेड होगा वो। ये कैसा होगा ना, इलेक्टेड हेड। रिपब्लिक होने के लिए हेड ऑफ द स्टेट कैसा होगा? इलेक्टेड होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वो हेरिडेटरी नहीं होगा। इलेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होगा, ठीक। सो फर्स्ट पॉइंट इज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, एंड सेकेंड पॉइंट इज फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए चुना जाएगा। तो इंडिया के केस में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ऑलरेडी बता चुके, इज द प्रेसिडेंट,
और भारत का प्रेसिडेंट कितने समय के लिए चुना जाएगा? 5 years। कितने नंबर ऑफ टाइम्स चुना जाएगा? n टाइम्स। ठीक है। रिपब्लिक जो टर्म है प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग, इसका और 2 मीनिंग होता है। क्या और 2 मीनिंग होगा? मान लेते दिस इज द मीनिंग 1A। बी में रखें कि दैट इज किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, दैट इज नो क्लास shall have special privilege। स्पेशल प्रिविलेज इसका मतलब है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। ठीक है। इलेक्टेड हेड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अनदर मीनिंग क्या होगा? ब्रॉड मीनिंग में नो क्लास शैल हैव स्पेशल प्रिविलेज, और दैट इज कॉल्ड कि मतलब कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस किसी के लिए माने रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। नो क्लास शैल हैव स्पेशल प्रिविलेज। दूसरा एक टर्म होगा पॉलिटिकल सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी is not concentrated into a single position। ये कुछ भारी भरकम वर्ड है, सिंपल भाषा में समझाते हैं। ठीक है, कि रिपब्लिक का क्या मतलब होगा ना, इट हैज़ द 2 मीनिंग, इसको याद रखना। ए में क्या बोलता है? सिंपल है, एक इलेक्टेड हेड होगा फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हमने देख लिया प्रेसिडेंट है 5 साल के लिए है और वो n नंबर ऑफ टाइम बन सकता है। दूसरा मीनिंग बोलता है कि नो क्लास शैल हैव स्पेशल प्रिविलेज, कि मतलब किसी भी स्पेशल क्लास को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है। जैसे हम लोग एक आर्टिकल से समझाते हैं, व्हाट इज दैट? थोड़ा आर्टिकल्स वगैरह को भी याद अब रखना शुरू करेंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल नंबर 16। ठीक। सो आर्टिकल 14 क्या बोलते हैं? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ऐसे बातें करता है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है ना? दिस इज कॉल्ड जनरल प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जनरल प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या मतलब हुआ कि स्टेट किसी भी व्यक्ति में, सिटीजन ऑफ इंडिया में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट सम ग्राउंड, है ना, कि मतलब कुछ स्पेशल ग्राउंड, जैसे कि जिसको बोलते हैं हम लोग क्या जनरल प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि कुछ ग्राउंड्स को जो मेंशन्ड है उस बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। जैसे कि दैट इज कॉल्ड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, यानी ये सारे सेक्टरियन जो टर्म्स हैं उसके बेसिस पे स्टेट किसी एक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड है। ऐसा करता है तो वो आर्टिकल 15 का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, राइट। तो ये क्या चीज़ बताने की कोशिश करता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी क्लास एक्सक्लूसिव नहीं होगा, माने पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट। जैसे आर्टिकल 16 फिर हम लोग ऐड करेंगे, ये बोलता है दैट इज कॉल्ड जनरल प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, कि मतलब इन दी पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट कि मतलब किसी तरह से पॉलिटिकल ऑफिस के एक्सेस में, एजुकेशनल भी इसमें आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ ग्राउंड पे स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि कोई भी क्लास एक्सक्लूसिव क्लास ना बने, नहीं तो मेजोरिटारियन वर्सेस माइनॉरिटारियन हो जाएगा, ग्रॉस इनइक्वालिटीज हो जाएगा सोसाइटी में, सोशल इनइक्वालिटीज हो सकता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो सकता है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज हो सकता है। ठीक है, सो देयर बाय इसी के लिए कैसा है कि रिपब्लिक टर्म का ये भी मतलब है कि
दैट इज कॉल्ड इगैलिटेरियन सोसाइटी. इगैलिटेरियन सोसाइटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इगैलिटेरियन? कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी. राइट, धीरे धीरे सब समझ में आएगा. ये जो सेकंड पार्ट है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज नॉट कंसंट्रेटेड इनटू सिंगल पोजीशन. इसका मतलब है कि जैसे पहले हम क्या बताएं, मोनार्की, राजशाही में सब पावर किसके पास है? राजा के पास. तो आज हम लोग देखेंगे कि जो स्टेट, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि स्टेट में दो पार्ट हो जाएगा. एक होगा हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, और दूसरा होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट. और सबसे बेस पे कौन बैठा हुआ है? पीपल. ठीक है. और सब लोग अपनी सब कुछ कहाँ से डिराइव कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या बताया था? भारत के केस में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्रिएटर है ना. सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर है, बाकी सब क्या है? क्रिएशन है. हेड ऑफ द स्टेट माने प्रेसिडेंट, ये भी क्या है? क्रिएशन है. हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये है हेड ऑफ द गवर्नमेंट. दो अलग अलग चीज होता है. ठीक है, भारत के केस में. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने सारे अथॉरिटी को कहाँ से डिराइव कर रहा है? पीपल ऑफ इंडिया से. कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर रहा है हेड ऑफ द स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमाइज करेगा गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट फिर किसके लिए काम करेगा? पीपल ऑफ इंडिया के लिए. हेड ऑफ द स्टेट अकाउंटेबल किसके लिए होगा? पीपल ऑफ इंडिया के. तो ये सर्कुलर सेटअप है, इंडियन है कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसको चेक्स एंड बैलेंस बोलते हैं. तो देर बाय ये सब कुछ फिगर धीरे धीरे याद रखना कि ये कौन है? ये सुप्रीम मास्टर है, सुप्रीम मास्टर. लेकिन ये डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं कर रहा. कौन एक्सरसाइज कर रहा है? ये कहाँ से अपने पावर को डिराइव कर रहा है? ये चेक्स बैलेंस कहाँ से? यहाँ से. हेड ऑफ द स्टेट कौन क्रिएट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिटिमाइज कौन कर रहा है? पीपल ऑफ इंडिया. तो इस तरह से पूरा एक सेटअप काम करता है इंडिया में. ठीक है. तो हमने क्या बात करी? रिपब्लिक का मतलब सिंपल भाषा में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड, फिक्स पीरियड, कोई स्पेशल क्लास एक्सक्लूसिव नहीं बनेगा. और पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है एक के पास कंसंट्रेटेड नहीं है, कि मतलब खाली हेड ऑफ द स्टेट ही सब कुछ नहीं है. यहाँ पर देख रहे हो, सब कुछ चेक्स बैलेंस है, पावर सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि कहीं किसी जगह कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हो. ठीक. तो आई होप ये जो इतने सारे बताया मैंने नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स के बारे में, है ना, कुछ थोड़ा सा मेंस की क्लासेस है, तो थोड़ा सा क्लासेस में अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है. तो थोड़ा जितना सिंपल हो सकता है मैंने कोशिश करा. थोड़ा सा इंडियन लक्ष्मीकांत की किताब को क्लास के बाद पढ़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा. तो ये सेकंड कंपोनेंट जो ही है ना, इसके बारे में अच्छे से समझना ही पूरा चैप्टर है. और क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट में पूछा जाएगा, और इस क्लास को जितना बताया उतना याद रख लोगे तो सब बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट समझ में आया. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सबको बहुत तरीके से हमने बताया. ठीक है. जो थर्ड कंपोनेंट था बच्चों, कि थर्ड कंपोनेंट में हमने क्या देखा था? थर्ड कंपोनेंट इज ऑल अबाउट ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. इसको बोला जाएगा क्या ना? ऑब्जेक्टिव्स, है ना. ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो उद्देश्य हो वो क्या क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? यही 4 ऑब्जेक्टिव्स है. क्या क्या संविधान के ऑब्जेक्टिव हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. थोड़ा सा इसको समझते हैं, है ना. ओके. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्जेक्टिव्स माने उद्देश्य. तो संविधान का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल इसके 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव हैं. जस्टिस. तो क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि प्रियम्बल के अकॉर्डिंग कितने टाइप के जस्टिस की बात की गई है। तो 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, 3 तरह के जस्टिस की बात होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कोई क्वेश्चन पूछे या मैं ही क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस, जस्टिस होता क्या है ना? जस्टिस का मतलब होता है कि दैट इज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज egalitarian society without what? Social discrimination, कि किसी सामाजिक पहलू के बेसिस पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा कि जस्टिस के कितने आयाम की बात किया गया है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग। 3 टाइप के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। व्हाट इज द मीनिंग? इगालिटारियन माने इक्वल सोसाइटी विदाउट किसी तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा जस्टिस में बोलता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, देन उसके बाद सेकंड इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होगा? देखो, लिबर्टी के 2 एस्पेक्ट है, लिबर्टी, और पूछा जाएगा कि प्रियम्बल के अकॉर्डिंग कितने टाइप के लिबर्टी की बात की गई है। हाउ मेनी टाइप? जस्टिस में याद रखेंगे 3 टाइप लिबर्टी। हाउ मेनी टाइप? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, हाँ faith and worship. ठीक है, गुड। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो फेथ एंड वर्शिप को एक साथ रखेंगे तो 4, ऐसे करेंगे तो 5। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये लिबर्टी एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? लिबर्टी मतलब क्या होता है कि दैट इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ अनड्यू रिस्ट्रेंट। एक मीनिंग होगा एब्सेंस ऑफ अनड्यू रिस्ट्रेंट। क्या मतलब हुआ इसका? कि मतलब अननेसेसरी तरीके से कोई झूठ मूठ का रिस्ट्रेंट नहीं हो, माने रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो कि मैंने हर काम के लिए स्टेट इंटरफेयर कर रहा है ना? मतलब आपकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेसी, इन सब चीज़ों में जो स्टेट है अननेसेसरी तरीके से आपके डेटा हैक कर लेती है, इंटरफेयर करती है, उसको अनड्यू इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ऐसा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो लिबर्टी का एक डायमेंशन ये हुआ, एब्सेंस ऑफ अनड्यू रिस्ट्रेंट। दूसरा, खाली रिस्ट्रेंट ही नहीं होना चाहिए, है ना? लिबर्टी का मतलब एब्सेंस ऑफ अनड्यू रिस्ट्रेंट एंड व्हाट? अपॉर्चुनिटी टू ग्रो ऑल्सो, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। कि मतलब लिबर्टी का मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपको जो मन करे वो करें आप, लेकिन मतलब फ्री एक्सप्रेशन का मतलब ये भी नहीं है कि स्टेट उसमें अनड्यू इंटरफेरेंस करे। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो का भी प्रोविजन होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, कुछ ड्यूटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को प्रमोट या स्टिपुलेट करता है। जैसे आर्टिकल 19 पढ़ेंगे आगे चल के, तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशंस। तो ये सब है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये एफआर के थ्रू प्रमोट किया गया है, कुछ राइट्स के थ्रू प्रमोट किया गया है ना, डीपीएस स्पीच के थ्रू प्रमोट किया गया है। सो दूसरा ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब क्या होगा ना? अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल इक्वालिटी के 2 डायमेंशंस हो गए। पहला कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी,
जैसे इक्वालिटी की बात करते हैं, स्टेटस, तो कितने तरह की इक्वालिटी होगी? अभी हमने क्या बताया था कि जस्टिस के लिए 3 डायमेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हाँ, एक यहाँ पर नोट करके याद रखिएगा कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इसको यदि मिला दे एक साथ तो ये बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो कोई पूछ दे एमसीक्यू में कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज सोशल प्लस इकोनॉमिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इक्वालिटी के भी 3 आयाम होंगे स्टेटस के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इक्वालिटी है सोशल डायमेंशन पे, इक्वालिटी है इकोनॉमिक डायमेंशन पे, इक्वालिटी है पॉलिटिकल डायमेंशन पे। ये कैसे अचीव हो सकता है? क्या बिना अपॉर्चुनिटी का वो अचीव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अपॉर्चुनिटी माने एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली बात है कि विदाउट एम्प्लॉयमेंट हाउ कुड यू एक्सपेक्ट द सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। और जो हमारा सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक ट्राइपॉड पे बेस्ड है। ट्राइपॉड समझते हो? इसके 3 पाँव होंगे, दैट इज कॉल्ड सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन और पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक। ये जो सोसाइटी है अपन का, ये सोसाइटी के 3 डायमेंशन है जिस पे ये खड़ी है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो जस्टिस का एंगल ले तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इक्वालिटी का एंगल ले सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इसी को ट्राइपॉड बोलते हैं बेटा, ठीक है, ट्राइपॉड। तो ये हमको कैसे मिलेगा? थ्रू अपॉर्चुनिटी। सो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रमोट अपॉर्चुनिटी। इसीलिए हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा था आर्टिकल नंबर 60, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोविजंस। तो प्रीएम्बल जो है इक्वालिटी के इन 2 एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है, ये याद रखिए इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट ऑब्जेक्टिव है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी माने ब्रदरहुड। सो फ्रेटर्निटी के कितने डायमेंशन को हाईलाइट करता है प्रीएम्बल? ना, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इसके भी 2 डायमेंशंस हैं। पहला डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एंड दूसरा डायमेंशन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। तो नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें करता है? यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। यहाँ से कुछ नए नए टर्म्स समझ में आ रहा है। डिग्निटी, दूसरा है यहाँ पर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक। सो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। और तीसरा जो टर्म है इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल में सिर्फ खाली यहाँ ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन के साथ साथ नॉन ह्यूमन भी है, ठीक है। सो देयरबाय संविधान को बहुत ब्रॉड वे में समझने का जरूरत है। तो फ्रेटर्निटी में कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को प्रमोट करना है, कि इंडिविजुअल का अपना एक मोरल हायरार्की हो, कि नॉट ओनली ह्यूमन बट नॉन ह्यूमन। मतलब लेट्स से इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला जो कंसेप्ट है, आज हम लोग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं, एनिमल एथिक्स की बात करते हैं, तो उनको भी थोड़ा ह्यूमन ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। और दूसरा, जब यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन की बात करेंगे तो नेशन है क्या? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूं कि दैट ये जो नेशन वर्सेस जो स्टेट है, दोनों में डिफरेंस क्या है ना? जैसे नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंसेस है, उसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन। पहला क्वेश्चन है नेशन एंड स्टेट, दूसरा क्वेश्चन है भारत एंड इंडिया, भारत वर्सेस इंडिया, ठीक है। जैसे कुछ समय पहले डिबेट था ना भारत वर्सेस इंडिया, तो भारत वर्सेस इंडिया, नेशन वर्सेस स्टेट में क्या डिफरेंसेस होता है? तो सिंपल भाषा में इसको यूँ समझे कि जो भारत है वो कैसा टर्म है? एक कल्चरल टर्म है। भारत इज ए कल्चरल टर्म, बट इंडिया एक पॉलिटिकल टर्म है जो ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम में हमें मिला है ना, ब्रिटिश पोजीशन इंडिया। तो दिस इज ए
पॉलिटिकल टर्म। गेटिंग माय पॉइंट। उसी तरह से जो नेशन है वो नेशन कैसा टर्म है? एक कल्चरल टर्म। स्टेट कैसा टर्म है? एक पॉलिटिकल टर्म। ठीक है, तो नेशन वर्सेस स्टेट, भारत वर्सेस इंडिया, इस तरह से चीज़ें आप सीखेंगे। तो जो आज हम लोग बोलते हैं ना, भारत एक नेशन स्टेट है, इंडिया कैसा है? इंडिया इज ए नेशन स्टेट। इंडिया इज ए नेशन स्टेट। तो ये जो इंडिया राष्ट्र है, क्या किसी एक कास्ट, कलर, क्रीड से बना है? इसको एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या इंडिया एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है? यस। क्या इंडिया एक मल्टी इथनिक सोसाइटी है? यस। क्या इंडिया एक मल्टी रेशियल सोसाइटी है? यस। सो बोल सकते हैं इंडिया एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रेशियल, ठीक है, क्रॉस कल्चरल, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। कैसा सोसाइटी? ना, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। सो देयर बाय इंडिया में डिफरेंट कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, इथनिसिटी, जेंडर के लोग रहते हैं। तो इसको एक वर्ड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो भारत सिर्फ एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं, ये एक कल्चरल एंटिटी भी है, एक साइकोलॉजिकल एंटिटी भी है कि सारे इंडियंस एक इनविजिबल थ्रेड से बंधे हुए हैं। तो प्रीएम्बल क्या प्रमोट करता है? कि एक सेंस ऑफ नेशनहुड प्रमोट करता है, और उस सेंस ऑफ नेशनहुड के सबसे ऊपर क्या है? भारतीयता, इंडियननेस। तो यूनिटी जो एस्पेक्ट है, यूनिटी, तो यूनिटी का मतलब सिर्फ क्या पॉलिटिकल है क्या? नहीं, यूनिटी का मतलब कैसा है? सोशल यूनिटी भी है। यूनिटी का मतलब साइकोलॉजिकल यूनिटी है कि सारे लोग माने कल्चरल यूनिटी है, पॉलिटिकल यूनिटी है, पॉलिटिकल यूनिटी। तो यूनिटी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये सब मिलता है तब जाके भारत बनता है। ठीक है, और इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? इंटेग्रिटी कि मतलब सबसे ऊपर भारत है ना, कि मतलब above all, above all it is भारत। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, वो जो अभी कौन मूवी आई थी, पुष्पा, है ना, सो काइंड ऑफ दैट। सो above all it is द भारत। सो हमने ये देखा कि सारे जो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली अपन लोग एक एक करके, कि दैट इज कॉल्ड सो प्रीएम्बल में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट सब बात कर लिया। इंग्रेडिएंट्स में सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात कर लिया। सेकंड कंपोनेंट हमने क्या बात किया? दैट इज योर द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई। एंड लास्ट पॉइंट कि डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन सा है? 26 नवंबर 1949, डेट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, तो डेट ऑफ एडॉप्शन और डेट ऑफ इनेक्टमेंट दो अलग चीज़ है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को डेट ऑफ एडॉप्शन है, जब संविधान सभा द्वारा सभी लोग साइन किए इसको। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 डेट ऑफ कमेंसमेंट है ना, इसलिए इसको रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल के बारे में इतनी सारी बातें की हमने कि व्हाट इज प्रीएम्बल। इट इज़ द प्रीफेस, इट इज़ इंट्रोडक्शन, समरी, फिलॉसफी। प्रीएम्बल में किस किस तरीके से पढ़ना है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, ये सब बातें हमने आज के लेक्चर में करा। ठीक है, इसमें दो चार पॉइंट्स और रह गया कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल क्या होगा। उसके बाद इसमें कि जैसे कौन कौन से केसेस इन्वॉल्व हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड, कि प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, और उसी तरह से कि जो कुछ कुछ जजमेंट्स हैं, जैसे बेरबारी यूनियन केस है, फिर
केशवानंद भारती केस है, फिर LIC इंडिया केस है। तो अलग अलग केसेस में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशरी का स्टैंड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में कितने बार जो प्रीएम्बल है अभी तक अमेंड किया गया है और क्या क्या टर्म्स उसमें ऐड किया गया है। तो अभी तक प्रीएम्बल एक ही बार ऐड हुआ है, और याद रखना है ट्रिक कि कौन कौन सा वर्ड ऐड हुआ है इसमें। SSI, सोवरेन सोशलिस्ट इंटेग्रिटी, है ना, 3 टर्म याद रखना है। SSI वो नेक्स्ट क्लास में हम फिर बताएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो बातें करी उसमें समझ में आया? किसी को किसी तरह का डाउट है? आज हम लोग प्रस्तावना की क्लास की है सारा प्रीएम्बल, और इसमें 2-4 क्वेश्चन भी लेंगे, और नहीं होगा तो वो हम लोग ग्रुप में एज ए होमवर्क की तरह शेयर करेंगे। तो आप लोग एक बार देख भी लेना है एंड ट्राई टू सॉल्व इट। किसी तरह का डाउट है किसी को? नो सर। सर वो लिबर्टी में जो था सर, लिबर्टी का मतलब होता है कि उसमें हाँ सर, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो का थोड़ा सा है सर। जैसे देखिए, मैंने इसको थोड़ा ब्रॉड सेंस में ऐसे समझिए कि लिबर्टी का मतलब होता है कि एक तो हो गया फ्री टू एक्सप्रेस एनीथिंग, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। हर चीज़ क्या है ना, क्वालिफाइड है। वो क्वालिफाइड कैसे होगा कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहेगा उसके अंदर। और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्यों रहेगा? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिटेड गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसीलिए लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप एक हैंड में तो देना होगा, है ना, अनलेस एंड अनटिल नोवेल्टी होगा, इनिशिएटिव कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दूसरे हैंड में यदि स्टेट क्या करता है ना, अनड्यू इंटरफेयर करे। अनड्यू इंटरफेयर का मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड वे में काम करे, उसी को अनड्यू इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो एक हैंड में ये तो समझ में आ गया कि अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं, ड्यू इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि एक लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। आपका एक्सप्रेशन का राइट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। इसीलिए वो चेक्स बैलेंस के लिए ड्यू इंटरफेरेंस होगा, लेकिन अनड्यू माने इंटरफेरेंस नहीं होगा, और अनड्यू रिस्ट्रेंट नहीं होगा। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा, खाली हम लोग ड्यू इंटरफेरेंस या फिर जो भी कहें, लेकिन एक हैंड में एम्पावरमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है ना, कि डेमोक्रेसी इज प्रोमोटिंग व्हाट, एम्पावरमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स। एम्पावरमेंट का कंसेप्ट कहाँ से लाएंगे? ना, एम्पावरमेंट विल कम्स थ्रू एम्प्लॉयमेंट। सो अपॉर्चुनिटी टू ग्रो का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोमोट्स, दैट इज कॉल्ड सोशल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तभी ना आपको वो प्रोवाइड करता है ना, राइट टू अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल नंबर 16, राइट टू एजुकेशंस, राइट टू पॉलिटिकल एक्सेस टू द पॉलिटिकल ऑफिस। तो राइट टू ग्रो का मतलब है कि ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक कैसा डॉक्यूमेंट है, इनेबलिंग डॉक्यूमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको राइट देता है ना सब कुछ। तो राइट टू ग्रो का मतलब हो गया, एक हैंड में यू आर फ्री टू एक्सप्रेस बट इन ए रिस्ट्रिक्टेड वे, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन डिसाइड करेगा? जुडिशरी। दूसरे हैंड में आपके पास अपॉर्चुनिटी भी अवेल होना चाहिए, तभी ना आप ग्रो करेंगे। तो लिबर्टी का यहाँ पर 2 मीनिंग है। प्लस जब हम लोग FR पढ़ेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा और एड ऑन करेंगे कि लिबर्टी का 2 मतलब होता है कि दैट इज कॉल्ड इन पर्सनल लिबर्टी एज वेल एज द साइकोलॉजिकल लिबर्टी। दोनों तरह के लिबर्टी की बात करेगा वो। तो अभी उसको उतना मिक्स नहीं करेंगे। सिंपल में द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो का मतलब द एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट, ये होना भी चाहिए, तभी आप अपने लिबर्टी को सही तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया समझ में अभी भी? हाँ, मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे अभी तैयारी करने का बात है, तो तैयारी करने का बात है तो एक हैंड में आपके पास क्या होना चाहिए कि जैसे सीधे बोल दे कि नहीं, नोबडी शुड अपीयर इन दिस एग्जामिनेशंस, है ना। और दूसरे हैंड में माने आपको एक हैंड में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फ्री, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं अपन लोग, लेकिन दूसरे हैंड में आपके पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब बस थोड़ा सा इसका मतलब है कि समटाइम्स जैसे वी कॉल इट कि आवर रिजल्ट स्पीक्स। तो रिजल्ट स्पीक्स, तो उसमें आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आपके पास चांस होगा तभी ना, इसीलिए अफर्मेटिव एक्शंस भी है।
और भी जब हम लोग FR पढ़ेंगे तो और ये सब समझ में आएगा धीरे धीरे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग दे देंगे क्लास के बाद और वो लिखने की कोशिश करोगे सब, ठीक। तो आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है। Okay, thank you, sir. ओके, मोस्ट वेलकम।